नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस YouTube चैनल में हम करने वाले हैं अध्याय 1 और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, ये अध्याय 1 है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे मेन से, जो एकदम मेन से है। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। बीजांड को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो बीजांड को परिभाषित करना है। यह बीज पौधे के अंडाशय में पाई जाने वाली एक संरचना है। यह बीज पौधे के अंडाशय में पाई जाने वाली संरचना, ये तो रीड कर लेते। इसमें मादा प्रजनन कोशिकाएं होती है और यह बीज के अग्रदूत के रूप में कार्य करती है। ऐसे बिंदु बना के ही लिखना है क्वेश्चन आंसर। यह वह जगह है जहाँ निषेचन होता है और बीज का विकास शुरू होता है। कूट फल के बारे में उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, उदाहरण देखो, कूट फल को सत्य फल, मिथ फल, आभासी फल भी कहते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने बता दिया है। जिन फल के विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के दूसरे भागों से होता है उन्हें कूट फल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सेब, नाशपाती, काजू हमारा कूट फल हो गया। अगर आभासी फल, मित्र फल पूछता है तो इस तीनों का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। आपको पुंकेसर बनाना तो है ही, साथ में यहाँ पे देखिए इसका चित्र भी बनाना है। आप अच्छे से बनाइएगा, हम तो नोट्स बनाए हैं इसीलिए थोड़ा ऐसा है। ठीक है, आप थोड़ा अच्छा से बनाइए। ये भी अच्छा है, आप ऐसे भी बनाइएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। पुंकेसर, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है तथा नर भाग होता है। इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। परागकोश तंतु, ठीक है, ये परागकोश है, ये तंतु है और ये पुष्पासन से जुड़ा होता है। स्त्रीकेसर, यह पुष्प का चौथा चक्र है जो मादा को प्रदर्शित करता है। इसमें मादा युग्मक निर्माण है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका, स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विपुंसन से आप क्या समझते हैं। विपुंसन, परिपक्व और अपरिपक्व पुष्प से नर भाग को काटकर बाहर अलग करना विपुंसन कहलाता है। यह कृत्रिम परागण किया जाता है। इससे वांछित लक्षण पादप प्राप्त होते हैं। कदम्ब में किसके द्वारा परागण होता है। कदम्ब में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। इसे क्राइप्टोफिली कहा जाता है। इसके लिए पुष्प बड़े सुगंध व मकरंद युक्त होते हैं। भ्रूणपोष की घटक को कोशिकाएं के नाम क्या है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें निम्न कोशिकाएं हैं। प्रतिव्यासंत, प्रतिमुख्य कोशिकाएं, निभाग की ओर 3 कोशिकाएं, मध्य कोशिका 2 केंद्रक वाली। देखो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे बना के। ठीक है, ये हमारी प्रतिव्यासंत या प्रतिमुख्य कोशिका है, ये तीनों। और 2 होते हैं केंद्रक में, ध्रुवीय कोशिका होते हैं। इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये अंड कोशिका और ये दोनों हो गए 2 केंद्रक वाले ध्रुवीय अंडकरण बीजांड द्वारा 2 सहायक कोशिका, ये और ये एक अंड कोशिका। ठीक है, ये नीचे वाला सहायक कोशिका है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक के उदाहरण दें। आभासी फल क्या है। ऐसा फल जो पुष्प के अंडाशय के अलावा अन्य भागों से विकसित होता है। उदाहरण सेब। वास्तविक फल, ऐसा फल जो केवल अंडाशय से विकसित होता है। निम्नलिखित को परिभाषित करें। तो एक ये इसको दिया है, ये तीनों को। ठीक है, परिभाषित करने के लिए। तो आभासी फल क्या है। ऐसा फल जो पुष्प के अंडाशय से अलावा अन्य भागों से विकसित होता है। उदाहरण के लिए सेब। वास्तविक फल क्या है। ऐसा फल जो केवल अंडाशय से विकसित होता है। उदाहरण में आम। अनिषेच जनित फल, ऐसा फल जो बिना निषेचन के ही विकसित होता है उसे कहते हैं अनिषेच जनित फल। उदाहरण के लिए केला। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। मोनोकार्पिक फलों को साधारण परिभाषित करें। ऐसा पादप जिसमें पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प फल आते हैं उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बांस, एग्जाम्पल में आ गए बांस जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है। झिल्ली एवं बीजावरण में कोई 2 अंतर लिखे। इसका क्वेश्चन नंबर 9।
झिल्ली बीजावरण यह कोशिका को चारों ओर से घेरती है। यह बीज को बाहरी आवरण प्रदान करता है। यह अर्धपरागम्य होती है और यह पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करती है। यह कठोर होती है और यह बीज की सुरक्षा करती है। अब यहाँ पे देखिए झिल्ली बीजावरण में यही को इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से नहीं लिखिएगा, ठीक है। इसमें 2 नंबर मिलेंगे आपको। यह कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है। यह पदार्थों का आदान प्रदान करता है। यह कोशिका का आवरण सुरक्षात्मक होता है। इस तरीके से आप लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ बता रहे कि ये अंतर है। और यहाँ पे स्वपरागण के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करिए। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10। स्वपरागण के किन्हीं 2 लक्षणों का हमें जो है उल्लेख करना है। लघु बीजाणुधानी परागकोश का भाग है जिसमें पराग बनते हैं। इसकी 4 परतें होती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मध्य परत और टैपेटम पोषण जो प्रदान करती है। और ठीक है, लिख लीजिएगा। किसी 4 मसालों के नाम, उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये देखिए आउट ऑफ एनसीईआरटी है पर आता है। हल्दी, कुकुरमा, लौंगा, काली मिर्च, पाइपर निग्रुम, ठीक है, इलायची, एलेटेरिया कार्डिमोसम, ठीक है, और लौंग का साइजीजियम एरोमेटिकम। अब यहाँ पे देखेंगे पर परागण को परिभाषित करें। पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखे। परागण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें परागकण को पुष्प के पुंकेसर से स्त्रीकेसर के प्रतिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है, जिससे निषेचन की संभावना बनती है। परागकण के विभिन्न अभिकारकों परागण की प्रक्रिया में कई प्रकार के अभिकर्मक परागण के विक्रिया में कई प्रकार के बाहरी अभिकर्मक असहायक होते हैं। इन्हें मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अजीब अभिकर्मक मतलब कि जो अजैविक अभिकर्मक होते हैं, एंड एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है, ये जैसे कि वायु और जल, ये हो गए अजीब अभिकर्मक। ये गैर सजीव घटक होते हैं जो परागण में सहायक होते हैं। वायु द्वारा परागण को एनेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण में मक्का, नारियल। और लक्षण परागण बहुत हल्के और सूखे होते हैं, ठीक है, और रंगहीन भी होते हैं और सुगंधितहीन भी होते हैं। जल द्वारा हाइड्रोफिली बोलते हैं। जल उदाहरण हो गया हाइड्रिला और बैरिसनीरिया। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, कमल और वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ जलकुंभ भी, ठीक है, ये जल में भी रह के जल द्वारा परागण ना करके वायु या कीट द्वारा परागण करते हैं। जीव अभिकर्मक ये सजीव जीव होते हैं जो परागण में मतलब परागण में भाग लेते हैं, ठीक है। इसका लक्षण ये देख लीजिएगा। हाँ, जल द्वारा परागण, जल में तैरते परागण रूप से जल परागण, ठीक है। जीव अभिकर्मक ये जीव द्वारा जो है सजीव जीव द्वारा परागण में भाग लेते हैं, जैसे कि कीट, इंसेक्टा, इसको बोलते हैं एंटेमोफिली। उदाहरण सूरजमुखी और गुलाब में देखिए ये दोनों बहुत ही रंगहीन और सुगंधित होते हैं। इसके फूल जो कीट द्वारा होते हैं, क्योंकि कीट पुष्प का जो रंग है उस कीट को आकर्षित करता है, ठीक है। तो पक्षी द्वारा बर्ड्स इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। उदाहरण देख लीजिएगा, हिबिस्का कोरला। लक्षण है लाल या चमकीले फूल का अधिक मकरंद होना। मकरंद होते हैं तभी वो फूल पे बैठते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। चमगादड़ द्वारा को कहते हैं कायरेप्टोफिली। उदाहरण केला, बाओबाब, ठीक है। लक्षण रात में खिलने वाले बड़े फूल गंधयुक्त होते हैं। किसी आवृतबीजी आठ केंद्र की भ्रूणकोश को निर्माण के चित्र बनाए। ये आवृतबीजी के भ्रूणकोश के 8 केंद्र की वही जो दिखाए थे यहाँ पे। ये तीनों प्रतिव्यासांत कोशिका है, 2 ध्रुवीय कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। और ये सहायक कोशिका और ऊपर में अंड कोशिका होते हैं। ऐसा ही बनाना है आपको, अच्छे से नाम लेवल कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाला एक अनूठा प्रक्रम है। इसमें एक नर युग्मक अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक के साथ मिलकर त्रिप्लोइड भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। यही है दोहरा निषेचन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परागकण पॉलिनेशन, परागकण वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर गिरते हैं। परागनलिका का निर्माण, परागकण से परागनलिका बनती है जो अंडाशय एक पहुंचती है। नर युग्मकों का प्रवेश, परागनलिका के माध्यम से 2 युग्मक बीजांड प्रवेश करते हैं। पहला निषेचन एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है, ठीक है। युग्मनज को इंग्लिश में ज़ाइगोट बोलते हैं जो कि द्विगुणित होता है। दोहरा निषेचन नर युग्मक द्विविन्यास से मिलकर द्विगुणित भ्रूणपोष बनाता है। आगे देखते हैं।
दोहरा निषेचन का महत्व। दोहरा निषेचन का महत्व देखिए यहाँ पे। दोहरा निषेचन का महत्व। बीज निर्माण युग्मक विकसित होकर भ्रूण बनाता है। पोषण एंडोडर्मिस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे दोहरा निषेचन मतलब महत्व उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने आज तक प्रीवियस ईयर में नहीं देखा है। बीज से आप क्या समझते हैं? किसी एक बीज के निर्माण का वर्णन करें। 2013 में जो कि पूछा गया है। बीज पुष्पीय पादपों का एक महत्वपूर्ण प्रजनन संरचना है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यह भ्रूण को सुरक्षित रखता है और अंकुरण की उपयुक्त परिस्थितियों में नए पौधे के विकास में सहायक होता है। ठीक है। बीज की निर्माण प्रक्रिया। परागण पॉलिनेशन। परागण की प्रक्रिया में परागण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और परागण नलिका के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करते हैं। निषेचन। पुष्पीय पादपों में दोहरा निषेचन होता है। नर युग्मक अंडाणु से मिलकर द्विगुणित युग्मक बनाता है। दूसरा नर युग्मक मध्य कोशिका से मिलकर त्रिगुणित एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है। भ्रूण का विकास। युग्मज विभाजन का भ्रूण में बदलता है। बीजावरण का निर्माण। अंडाणु का बाहरी आवरण कठोर होकर बीजावरण बनाता है जो बीज की सुरक्षा करता है। भ्रूणपोष का विकास। एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कुछ बीजों में जैसे कि गेहूं, मक्का परिपक्व बीज में एंडोस्पर्म पाया जाता है, जबकि कुछ जैसे कि मटर, बीन्स या अवशोषित हो जाते हैं। बीज का पकना एवं निष्क्रियता। ये लास्ट टॉपिक है। प्रसुप्ति अवस्था भी बोलते हैं जिसे। बीज परिपक्व होने के बाद निष्क्रियता की अवस्था में जा सकता है जब तक वह अंकुरण के लिए उचित परिस्थितियां उपलब्ध न हो। इसका मतलब है कि आप गेहूं के दाने देखते होंगे तो उसे जब तक हम मिट्टी में नहीं बोते तब तक वो नहीं होता है, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।